हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी व्यूअर्स साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पीएसएल पीड़ित आप भी हैं तो पीएसएल पीड़ित मैं भी हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं यूट्यूबर बाद में हूँ। सबसे पहले पीएसएल का पीड़ित हूँ और अपने पैसे को लेकर आपकी तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि मेरा भी इस पीएसएल कंपनी में एक मोटा अमाउंट लगा हुआ है। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने पैसे के लिए न जाने कितने प्रयास करते रहते हैं कि किसी तरीके से हम लोगों का पैसा निकल सके। उसी सब को लेकर दोस्तों मैं आपके लिए कोई ना कोई अपडेट लेकर आता हूं। कल मैंने एक अपडेट डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए जो उनके पारिवारिक लोग गए थे, तो उन पारिवारिक लोगों में से कुछ ऐसे उनके मिलने वाले थे जिन्होंने पीएसएल इंडिया लिमिटेड के बारे में राष्ट्रपति जी से उनको पैसे लौटाने की बात कही थी। तो दोस्तों, वो न्यूज़ जो हमने आपको दी थी, किस वेबसाइट से दी थी, वो भी मैंने आपको बताया था। लेकिन उसमें राष्ट्रपति जी ने क्या प्रतिक्रिया ली वो उसमें नहीं लिखा था। दोस्तों, अगर वेबसाइट पर ये न्यूज़ आई थी और उसमें राष्ट्रपति जी से उनके मिलने वालों ने पीएसएल इंडिया लिमिटेड के पैसे वापसी के लिए कहा गया था, लेकिन उसमें राष्ट्रपति जी ने क्या प्रतिक्रिया ली वो सब हमें उस न्यूज़ में नहीं मिला। तो दोस्तों, जो भी न्यूज़ हमने कल आपको डाली थी वो इसलिए डाली थी ताकि आप लोगों को पता चल सके कि राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, सब इस पीएसएल के मैटर से अवगत हैं, क्योंकि ये पीएसएल का मैटर पूरी दुनिया में 49,100 करोड़ रुपये की जो लूट के द्वारा प्रजातंत्र का मेहनत का पैसा यहाँ पर लूटा गया, उसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया गया, इस संदर्भ में दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि पीएसएल के मैटर पर आज जो मैं आपके लिए ये अपडेट लेकर आया हूँ, ये अपडेट दोस्तों एक ऐसी अपडेट है जो आप लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है और आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर क्या वजह रही जो 40 साल पुरानी पीएसएल इंडिया लिमिटेड बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसको न जाने कितने अवार्डों से सम्मानित किया गया और भारत सरकार द्वारा इसको लाइसेंस दिया गया था 4 दशक पहले, और आज दोस्तों वही भारत सरकार इसको अवैध तरीके से धन वसूली लगाने का एक ठप्पा जो इस कंपनी पर लगाकर इसके संचालकों को बंद किया गया और उनकी सारी लटोपटो जितना मतलब इनका प्रॉपर्टीज़ और बैंक बैलेंस अकाउंट वगैरह थे वो सब सीज कर लिए गए और संचालकों को जेल में ठूंस दिया गया। इसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों? आज मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बताने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या 130 या 35 करोड़ के लगभग है, और इतनी बड़ी संख्या में 5 करोड़ 85 लाख एक ही कंपनी पीएसएल के पीड़ित निवेशकों के साथ इतना बड़ा फ्लॉट जो हुआ वो किसने किया? पीएसएल इंडिया लिमिटेड के मेजरमेंट ने किया? क्या पीएसएल इंडिया लिमिटेड का मेजरमेंट पैसे लेकर भाग गया? नहीं दोस्तों, पीएसएल इंडिया लिमिटेड का मेजरमेंट अपनी जगह हिंदुस्तान में अपने कारोबार को बिल्कुल सही तरीके से रियल इस्टेट और न जाने कितने ऐसे इनके कारोबार थे जो पीएसएल इंडिया लिमिटेड से जुड़े हुए चल रहे थे, और उसमें सबसे बड़ा कारोबार जो था पीएसएल इंडिया लिमिटेड का जो पर्स ग्रुप से आप जानते हैं, पर्स ग्रुप कितनी बड़ी एक कंपनी थी, और इस कंपनी के 5 करोड़ 85 लाख निवेशक थे। 49,100 करोड़ रुपया निवेशकों का इन कंपनियों के बैंकों में जमा था। जी हाँ दोस्तों, इनकी ब्रांचों में ये पैसा डेली कलेक्शन वेयर से भी लिया जाता था, मंथली और ईयरली, और
एफडी के रूप में भी यहाँ पर इस कंपनी में पैसा जमा किया जाता था। 1 2 3 4 दशक से ये काम लीगल तरीके से चल रहा था। अचानक इसे बंद करने का जो ख्याल सरकार के दिमाग में आया वो इसलिए आया क्योंकि सरकार की जितनी भी या दोस्तों सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ होती हैं जिन नीतियों पर काम करने के लिए उन्हें अपने आप को कठोर बनाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको समझना होगा कि हम पीएसएल के संदर्भ में जो आपको समझाने जा रहे हैं वो असली बात यह है कि जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ सरकारी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जाती हैं और वो सरकारी योजनाएं सभी गरीबों तक नहीं पहुंच पाती। तो उन सब बातों का यानी कि उन सब कमियों का क्या कारण है जो निवेशकों सॉरी जो मतलब सरकारी योजनाएं एक गरीब लोगों तक या आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, उसका मुख्य कारण ये था कि वो लोग सरकारी बैंकों से जुड़े हुए नहीं थे। ज़्यादातर लोग चिटफंड के बैंकों से ही यहाँ पर जुड़े हुए थे। यानी कि मैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि देश की आबादी 130 करोड़ और 40 करोड़ ऐसे ही चिटफंड कंपनियों और बैंकों से जुड़े हुए थे जो डेली कलेक्शन के माध्यम से अपनी बचत को इन कंपनियों के द्वारा करते थे और एक अच्छा मुनाफा इनको कंपनियां देती चली आ रही थी। तो दोस्तों, मैंने भी कई बार पीएसएल के बॉन्ड्स अपने मैच्योर पूरी होने पर भुनाए, काफ़ी अच्छा मुनाफा मुझे मिला। 5.25 साल में 1 लाख का 2 लाख करके इस कंपनी ने दिया और आरडी खाते भी 7 साल में डबल कर कर हमें पैसे मिल जाते थे। तो दोस्तों, आज इन सबको बंद करने का सरकारी जो ये मतलब एक ताना बाना बुना गया वो इसलिए बुना गया ताकि सभी लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए उनके बैंकों में उनके खाते होने ज़रूरी है। और ये चिटफंड सोसाइटियाँ और चिटफंड के बैंक इन सरकारी बैंकों और उनकी योजनाओं के सामने एक कैंसर की तरह उन्हें दिख रहे थे। यानी कि उन्हें ऐसा लगा सरकार को कि इन चिटफंड कंपनियों और सोसाइटियों के चलते हम लोगों की योजनाएं सफल नहीं होंगी। दोस्तों, कंपनी को काला धन एकत्र करने के जुर्म में भी बंद किया जा सकता था, लेकिन सबसे पर गरीब निवेशकों का पैसा लगा हुआ था। रेहड़ी पट्टी झुग्गी झोपड़ी किनारा मर्चेंट आदि दुकानों के जो गरीब लोग होते हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ था। दोस्तों, अगर बड़े लोगों का पैसा इस कंपनी में लगा होता तो शायद इस कंपनी को ये कहकर बंद कर दिया जाता कि यहाँ पर काले धन को सफ़ेद किया जा रहा था। तो दोस्तों, ये इल्ज़ाम सरकार ने इस पर नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर केवल गरीब लोगों का पैसा लगा हुआ था और गरीब लोगों का धन उनकी अपनी मेहनत का होता है, वो कोई काला धन नहीं होता। काला धन स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में भरा पड़ा है जिसको मोदी जी लाने का बहुत प्रयत्न कर चुके लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। खैर, ये बात दोस्तों एक अलग है। हम बात कर रहे थे पीएसएल के मैटर में। तो दोस्तों, इस कंपनी को धराशायी करने का मेन कारण यही रहा कि सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ना था और एक कुबेर के ख़जाने को हथियाने के लिए कुछ ना कुछ इल्ज़ाम उस पर लगाना था। कुबेर का ख़जाना इतना बड़ा था कि अरुण जेटली इस कंपनी के एक मतलब एडवाइज़र रह चुके थे क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी के मंत्रिमंडल से जुड़कर और वित्त मंत्री रह चुके थे उस वक्त से लेकर और अब तक ये जो मामला पीएसएल का है उलझा हुआ है और इसे उलझाने वाले ऐसे ही ऐसे लोग हैं जो इन कंपनियों के वकील रह चुके थे। उन्होंने ही इन लोगों के भेद दिए और इन लोगों की जो क्या बोलते हैं हमारे यहाँ के दुखती रग पर हाथ रखा गया। दोस्तों, ऐसी कोई कंपनी नहीं होती जिसमें छोटी मोटी कमियां ना हो। उन्हीं कंपनियों को आधार बनाकर और उन कंपनियों को बंद करने का जो एक तांडव इस हिंदुस्तान में चल रहा है वो 1 या 2 या 3 नहीं दोस्तों, 3,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंपनियों को धराशायी किया गया। 40 करोड़ लोग प्रभावित हुए
और एक ही कंपनी के 5,85,00,00 49,100 रुपए की राजतंत्र में ये लूट की गई। जी हाँ दोस्तों, ये प्रजातंत्र का पैसा, मेहनत का पैसा लूटा गया और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी योजनाओं को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों की बलि ली गई। यानी कि हम लोगों के पैसा जो इन कंपनियों में जमा था उसको एक तरीके से कब्जा लिया गया और भविष्य में लोग ऐसी कंपनियों से ना जुड़ सके, इन सब को लेकर ये एक ताना बाना सरकार की तरफ से बुना जाता है। और इस ताने बाने में पीड़ित निवेशक अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुका है और ख़ास तौर से जो इन कंपनियों के एजेंट थे उन पर ज़्यादा यहाँ पर निवेशकों का दबाव रहा और उस दबाव के चलते निवेशकों ने आत्महत्या की। और इस संदर्भ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कई बार अपने भाषण में बता चुके, लेकिन दोस्तों वो हाँ औरों के ऊपर लाछन लगाते रहे। यानी कि ममता बनर्जी को उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि शारदा और चिटफंड जैसी कंपनियों का पैसा तुम खा गए हो। आज मेरे सामने नाक निकाल कर बोलते हैं वो लोग जिन्होंने चिटफंड कंपनियों का पैसा खा लिया और एजेंटों को बेमौत मरने पर मजबूर किया, निवेशकों को बेमौत मरने पर मजबूर किया। अरे दूसरों को आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से उसको नीचा दिखाने के लिए ये सब कहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आपकी बात करें प्रिय नरेंद्र मोदी जी, तो आप इस संदर्भ में जो हमारे इस वक्त PSL, सहारा और न जाने कितनी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिनको आपने इन निवेशकों के पैसे पर अपना हक जमाया और आज उनका पैसा लेकर आप बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? उस पैसे पर आप कुंडली लगाकर बैठ गए, जैसे कि एक नाग किसी मणि पर बैठ जाता है, ठीक इसी तरीके से आप गरीब के पैसे पर कुंडली लगाकर बैठे हुए हैं और 1 दशक से लोग मर रहे हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और हम एड़ी चोटी का जोर लगा चुके, अनुच्छेद 19 के तहत हमने धरने प्रदर्शन किए, जंतर मंतर पर भूख हड़तालें की। आप देखकर हमें इग्नोर कर कर अपने संसद भवन में चले गए और हम लोगों के लिए कोई भी आपने प्रतिक्रिया नहीं ली, क्योंकि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब आपके प्रोसीजर चल रहे हैं और इन प्रोसीजर के चलते हम गरीबों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, हम लोगों के हक को छीना जा रहा है और हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा। आज इसी को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए और भविष्य में लोग ऐसी कंपनियों में पैसा ना लगाएं, उसके लिए निवेशकों का पैसा ही गबन कर लिया जाए। यानी कि कंपनियों पर एक छोता रख दिया जाए। हमारे यहाँ एक कहावत है, ये देहाती कहावत है कि कंपनियों के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि ये कंपनियां फ्लॉड थी, भाग गई थी, ये थी वो थी। लेकिन हकीकत क्या है वो आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं और जो नहीं जानते होंगे उन्हें अब पता चल गया होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो दोस्तों, PSL के संदर्भ में मैं जितना इसके इशू में घुसा उतना मुझे इसके अंदर गहराई से पता चलता गया कि आखिर ये सब क्यों किया गया, इसका मुख्य कारण क्या है। और जो मुख्य कारण मेरे सामने निकल कर आया वो मैं आप तक शेयर किया, मैंने आप लोगों को बताया। और आप लोग अगर मेरी इस वीडियो से सेटिस्फाइड हैं, सहमत हैं, और तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं बिना किसी झिझक के आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव से ही हम लोगों को मनोबल मिलता है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति मिलती है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आज जो हमारा पैसा मेहनत का ये सरकार लेकर बैठी है, ये पैसा किस तरीके से निकले, क्योंकि इस वक्त जो है PSL निवेशकों का पैसा मिलना बहुत मुश्किल ही नहीं असंभव है।
और प्रोसीजर जो इस वक्त चल रहा है सेबी विभाग और इन जांच एजेंसियों के द्वारा, उनको कुछ पता नहीं कि किस तरीके से निवेशकों की देनदारी करनी चाहिए। और निवेशकों को इस वक्त खून के आंसू रुलाने पर इस वक्त जो हालात बना रखे हैं वो केवल सरकार की तरफ से बने हुए हैं। अगर सरकार चाहती तो बहुत पहले निवेशकों का पैसा पीएसएल मेजरमेंट के हाथों दिलवा देती, क्योंकि पीएसएल मेजरमेंट ने खुद कहा था अपने एक प्रपोज़ल में, आर एम लोढ़ा जी के पास प्रपोज़ल गया था पीएसएल इंडिया लिमिटेड का। उन्होंने कहा था कि हम अपने निवेशकों की देनदारी 1 से लेकर 1.5 वर्ष के अंदर कर देंगे। 2800 करोड़ रुपये की देनदारी है वो हम, यहाँ दोस्तों 18,100 करोड़ रुपए की देनदारी पीएसएल के मेजरमेंट ने बताई थी, जबकि सेबी की हिसाब से 49,100 करोड़ रुपये की देनदारी बताई जा रही है। और देनदारी से 4 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी सरकार के कब्ज़े में पीएसएल की है। तो दोस्तों बड़े विडम्बना की बात है कि यही सरकार इन कंपनियों से टैक्स वसूलती थी, यही सरकार इन कंपनियों में लगे गरीब एजेंटों से टीडीएस वसूलती थी। तो दोस्तों ये जजिया टैक्स जो इस सरकार ने अपने खाते में डलवाए, तो दोस्तों कहाँ तक ये लीगल थी और कहाँ ये इलीगल हो गई, इसको समझना बहुत असंभव है। लेकिन असंभव भी कुछ नहीं, क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं कि जब दूध फट जाता है तो दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। इसी तरीके से वक्त बढ़ता गया और हम इस इशू में पढ़ते गए और हकीकत से रूबरू होते गए कि खेत की बाढ़ी किस तरीके से खा जाती है, वो आज हमें पीएसएल के पीड़ित निवेशकों के खून भरे आंसू जो इनके इस वक्त चल रहे हैं, इनके दिलों में जो इस वक्त अपने पैसे को लेकर एक बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि ये एक गरीब लोगों का हक पर डाका डाला गया। दोस्तों ये डाका किसी बाहर के ने नहीं डाला, घर के ही दोस्तों घर के ही आदमी ने इसको डाका डाला है। ये डाका भारत सरकार की जांच एजेंसियों का सहारा लेकर डाला गया और आज हम अपने पैसे को लेकर इस सरकार से भीख मांग रहे हैं, अपने पैसे को लेकर ही भीख मांग रहे हैं। ऐसा हालात इस वक्त हमारे बने हुए हैं। और अनुच्छेद 19 के तहत दोस्तों धरने प्रदर्शन कोई भी करता हो, एक पीएसएल से मतलब नहीं। किसानों के धरने ही देख लो, और भी ना जाने कितने धरने इससे पहले हुए, उन सब पर कुछ ना कुछ लाछन लगाए गए, उन पर कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचकर उन्हें मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन मिटे नहीं। दोस्तों वो लोग मिटे नहीं, वो लोग डटे रहे, वो लोग आज भी धरने प्रदर्शन वहीं पर कर रहे हैं। आज भी उनके टेंट तंबू वहीं पर गड़े हुए हैं। कोरोना महामारी का एक दौर झेल चुके, दूसरा दौर चालू है, तीसरे दौर की एक वार्निंग फिर है, लेकिन किसान आज भी अपने हक के लिए अनुच्छेद 19 के तहत अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और पल्स निवेशक भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इंसाफ किसी को अभी तक नहीं मिला। भविष्य में इंसाफ कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, अभी इसके बारे में हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों ये थी पीएसएल के पीड़ित निवेशकों के लिए आज की हमारी अपनी अपडेट, जिसमें आप लोगों को ये समझाना था कि असली मकसद, असली मामला क्या था पीएसएल के अस्तित्व को मिटाने का। अस्तित्व 49,100 करोड़ रुपये खजाना, निवेशकों का मेहनत का पैसा इस सरकार की आंखों में किरकिरी बना हुआ था, वो तो हड़पा ही हड़पा। साथ के साथ इन योजनाओं से, अपने सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड चला, और स्टैंड बहुत खूब चला। मानते हैं सरकार को कि वाकई ये लोग सत्ता रूपी भेड़ ये किस तरीके से गरीब
को बकरी समझकर निगल जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय